इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम एक वैचारिक यात्रा पर चलेंगे। हमारे पास उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से जुड़े कुछ स्रोत हैं और इनके जरिए हम उत्तरकाशी को सिर्फ एक जिले के तौर पर नहीं बल्कि एक जीवंत अवधारणा उत्तर की काशी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यहाँ की नदियाँ, पहाड़, मंदिर और कहानियां मिलकर इस पहचान को गढ़ती हैं। बिल्कुल, और ये पहचान कोई नई नहीं है, ये तो सदियों पुरानी है। आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इसी पहचान की परतें खोलेंगे, पता लगाएंगे कि कैसे भूगोल, आध्यात्म और इतिहास मिलकर एक जगह को सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु से कहीं ज्यादा बना देते हैं। हमारा मिशन है इसके प्राचीन नामों से लेकर इसकी आधुनिक शख्सियतों तक के धागों को आपस में जोड़ना। तो चलिए सबसे पहले इसके नामकरण से ही शुरू करते हैं। स्रोतों में दो पुराने नाम मिलते हैं, बाड़ाहाट और सौम्यकाशी। हाँ, बाड़ाहाट तो सुनने में काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, शायद 12 गांव और वहां लगने वाली बड़ी हाट यानी बाजार से बना हो। बिल्कुल, लेकिन सौम्यकाशी नाम इसमें एक गहरा संकेत छपा है, बहुत गहरा। और यहीं से उत्तर की काशी की पूरी अवधारणा शुरू होती है। देखिए, उत्तरकाशी शहर वरुणावत पर्वत पर बसा है और इसके एक तरफ है वरुणा नदी और दूसरी तरफ अस्सी गंगा। अच्छा। अब इसकी तुलना वाराणसी यानी असल काशी से कीजिए, जो वरुणा और अस्सी नदियों के बीच स्थित है। मतलब ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक सोचा समझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खाका तैयार करने जैसा है। सही कहा। ये तो जैसे किसी महान पेंटिंग की नकल तैयार करना हो, लेकिन अपने अनोखे हिमालयी रंगों के साथ। और स्रोतों में ये समानता सिर्फ नदियों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां मणिकर्णिका घाट का भी जिक्र है, जो वाराणसी की आत्मा माना जाता है, और वैसा ही एक घाट उत्तरकाशी में भी है। और विश्वनाथ मंदिर भी? हाँ, दोनों ही जगहों पर भगवान शिव का विश्वनाथ मंदिर प्रमुख है। तो ये एक बहुत सचेत कोशिश लगती है। से एक एक प्रतीक को जोड़कर बनाया गया है। ये एक तरह का आध्यात्मिक रीब्रांडिंग था जो सदियों तक चला। इसने इस दूर दराज के पहाड़ी इलाके को सीधे भारत के सबसे पवित्र शहर से जोड़ दिया। अब अगर इसके आधुनिक प्रशासनिक इतिहास पर नजर डालें तो 24 फरवरी 1960 को इसे टिहरी गढ़वाल से अलग करके एक जिला बनाया गया। लेकिन इसकी कहानी तो सदियों बल्कि हजारों साल पुरानी है। बिल्कुल, महाभारत काल में यहाँ किरात, खस और कुनिंद जैसी जनजातियों का जिक्र मिलता है। सोचिए, उन मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर जीवन कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। यही नहीं, ये इलाका वैदिक भाषा सीखने का एक केंद्र भी था। स्कंद पुराण के केदारखंड में उत्तरकाशी और भागीरथी का साफ साफ उल्लेख है। ये गढ़वाल साम्राज्य का हिस्सा रहा, फिर गोरखाओं के अधीन आया और आजादी के बाद 1949 में टिहरी गढ़वाल रियासत के तौर पर भारत में इसका विलय हो गया। इतिहास के पन्नों में एक दर्दनाक घटना का भी जिक्र है, रवाई कांड या तिलाड़ी कांड। 30 मई 1930 की ये घटना ये दिखाती है कि यहाँ के लोगों को अपनी जमीन से रिश्ता कितना गहरा और भावुक रहा है। हाँ, ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। हुआ ये कि टिहरी के राजा नरेंद्र शाह ने कुछ नए वन कानून लागू किए। अच्छा। जिनसे स्थानीय लोगों के जंगलों पर पारंपरिक अधिकार छिन रहे थे। लोग इसके खिलाफ यमुना नदी के किनारे शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, जब राजा के दीवान चक्रधर जुआल ने उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। कई लोग मारे गए। इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ये घटना दिखाती है कि लोगों का अपनी जमीन से रिश्ता सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि ये उनकी आजीविका और पहचान का सवाल भी था। और वे इसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे। बिल्कुल। और ये जमीन से जुड़ाव हमें सीधे यहाँ के आध्यात्मिक केंद्रों तक ले आता है, यहाँ के मंदिर। और इसी आध्यात्मिकता का केंद्र है यहाँ के मंदिर, जिनमें सबसे प्रमुख है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर अपने आप में इतिहास की कई परतों को समेटे हुए है। स्रोतों के मुताबिक इसका पुनर्निर्माण प्रद्युम्न शाह ने करवाया। फिर 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी खनेती रानी ने इसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन सबसे दिलचस्प खोज है यहाँ मिला एक त्रिशूल लेख। हाँ, ये वाकई कमाल है। इस लेख से पता चलता है कि मंदिर का मूल निर्माण किसी नागवंशी राजा गणेश्वर ने करवाया था। इसका मतलब ये मंदिर सिर्फ कुछ 100 साल पुराना नहीं, बल्कि इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। बहुत ज्यादा गहरी। कत्यूरी शैली में बनाए मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक जीता जागता ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये एक बहुत अच्छा बिंदु है। ये मंदिर
एक बार में बनी इमारतें नहीं हैं। ये जीवित स्मारक हैं जिन्हें अलग अलग राजवंशों ने सदियों तक संवारा और संजोया। हर पुनर्निर्माण अपने साथ उस युग की कहानी की एक परत जोड़ देता है। और ठीक विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़ा है शक्ति मंदिर। हाँ, शक्ति मंदिर, और उसका वो 6 मीटर ऊंचा विशाल त्रिशूल। स्रोतों में लिखा है कि इस पर ब्राह्मी और शंख लिपि में लेख हैं। शंख लिपि क्या है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। शंख लिपि, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक बहुत ही सजावटी पुरानी लिपि है जिसके अक्षर शंख जैसे घुमावदार होते हैं। ये 7वीं-8वीं सदी के आसपास इस्तेमाल होती थी। इसका मिलना ही अपने आप में एक पुरातात्विक खजाना है। ये साबित करता है कि ये क्षेत्र प्राचीन काल में कितना उन्नत था। सही कहा। मतलब ये सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है जो धातु पर लिखा गया है। और ये विचार कि विश्वनाथ और शक्ति मंदिर आमने सामने हैं, ये भी तो शिव शक्ति की उस अभिन्न अवधारणा को दर्शाता है जो पूरे हिमालय में मिलती है। पर ये मंदिर सिर्फ स्थानीय आस्था के केंद्र नहीं है, ये एक बहुत बड़ी यात्रा का हिस्सा है। बिल्कुल, ये भारत के सबसे बड़े तीर्थ सर्किट का हिस्सा है। उत्तराखंड के 4 धामों में से 2 सबसे महत्वपूर्ण धाम गंगोत्री और यमुनोत्री इसी जिले में है। गंगोत्री, मां गंगा का उद्गम स्थल। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में एक गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने करवाया था। ये तो बहुत रोचक है। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? ये हमें उस दौर की राजनीति की एक झलक देता है। उस समय गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब्जा कर लिया था। मंदिर का निर्माण करवाना सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं था, ये अपनी सत्ता को वैधता देने और स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने का एक तरीका भी था। वाह, मतलब ये एक तरह से सामरिक विजय भी थी। बिल्कुल। और गंगोत्री में ही भगीरथ शिला भी है, जहाँ कहते हैं राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। हाँ, और एक और प्यारी परंपरा है कि सर्दियों में जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो माँ गंगा की डोली पास के मुखवा गांव में ले जाई जाती है। मुखवा गांव में? हाँ, मुखवा गांव का मार्कंडेय मंदिर माँ गंगा का शीतकालीन निवास बन जाता है। ये दिखाता है कि देवता सिर्फ मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों में नहीं रहते, वे लोगों के जीवन का, उनके समाज का एक सक्रिय हिस्सा हैं। क्या बात है। और फिर है यमुनोत्री, यमुना नदी का उद्गम। इसका जीर्णोद्धार टिहरी के राजा प्रताप शाह ने करवाया और बाद में जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इसे फिर से बनवाया। यहाँ के सूर्य कुंड में गर्म पानी के सोते में श्रद्धालु चावल और आलू की पोटली डालकर प्रसाद बनाते हैं। ये प्रकृति और आस्था का कितना सुंदर मेल है। और इन बड़े धामों के अलावा भी कुछ बहुत अनोखे मंदिर हैं, जैसे नौगांव में मंजियाली का सूर्य मंदिर। लेकिन एक मंदिर है जो सचमुच हैरान कर देता है। आप पोखू देस्ता मंदिर की बात कर रही हैं ना? मुझे ये बात सबसे ज्यादा अनोखी लगी। एक ऐसा देवता जिसकी तरफ पुजारी भी पीठ करके पूजा करता हो। श्रद्धालुओं को मूर्ति देखने की इजाजत नहीं है। इसके पीछे की मान्यता क्या हो सकती है? यहाँ देवता को महाभारत के कर्ण का प्रतिनिधि और शिव का सेवक माना जाता है। मान्यता है कि देवता का तेज इतना ज्यादा है कि कोई उन्हें सीधी आंखों से देख नहीं सकता। यह परंपरा दिखाती है कि आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति सम्मान व्यक्त करने की कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि हर स्थानीय मान्यता के पीछे एक गहरा तर्क और सदियों का विश्वास होता है। इन मंदिरों और उनकी कहानियों से अब जरा यहाँ के उस प्राकृतिक कैनवस पर आते हैं जिस पर यह सब रचा गया है, यहाँ का नदी तंत्र और भूगोल। और ये भूगोल ही यहाँ की हर चीज की कुंजी है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है, फिर उसमें रुद्रगंगा, केदार गंगा, जात गंगा जैसी कई सहायक नदियां मिलती जाती हैं। उधर यमुनोत्री से यमुना निकलती है। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये जीवन रेखाएं हैं। और इन घाटियों को आपस में और बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं यहाँ के दर्रे। ये सिर्फ पहाड़ों के बीच के रास्ते नहीं हैं, ये प्राचीन व्यापार, संस्कृति और सेनाओं के गलियारे रहे हैं। बिल्कुल। थांगला, मुलिंगला और निलंग जैसे दर्रे इसे तिब्बत से जोड़ते थे, जो प्राचीन काल में व्यापार का एक अहम रास्ता था। श्रृंगकंठ दर्रा हिमाचल प्रदेश का रास्ता खोलता है और कालिंदी दर्रा चमोली का। ये दर्रे उत्तरकाशी के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हैं। हाँ, और एक आंतरिक दर्रा बाली पास भी है, जो हरकी-दून और यमुनोत्री जैसी 2 खूबसूरत घाटियों को जोड़ता है। और यही चुनौतीपूर्ण भूगोल इसे ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाता है।
जैसे हरकीदून, जिसे पुरोला का प्रवेश द्वार कहते हैं, और फिर आता है हर्सिल, जो अपने सेब के बागानों के लिए मशहूर है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प कहानी जुड़ी है। हाँ, फ्रेडरिक विल्सन की कहानी। उन्हें पहाड़ी विल्सन या राजा विल्सन भी कहा जाता था। विल्सन ब्रिटिश सेना का एक भगोड़ा था जो 19वीं सदी में यहाँ आकर बस गया। उसने यहाँ सेब की खेती शुरू की और इतना प्रभावशाली हो गया कि उसने अपनी मुद्रा तक चलाई। मतलब सेब उगाने वाला एक राजा? ये कहानी तो खुद एक अलग पड़ताल की हकदार है। यह दिखाता है कि उस जमाने में यह इलाका बाकी दुनिया से कितना कटा हुआ था। हाँ, एक तरह से वाइल्ड वेस्ट जैसा, जहाँ एक आदमी अपनी मेहनत और दिमाग से राजा बन सकता था। और एक यात्रा है जो इस क्षेत्र के पवित्र भूगोल को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पूरी तरह से समेट लेती है। पंचकोसी वारुणी यात्रा 8 किलोमीटर की एक पैदल तीर्थ यात्रा है। ये भागीरथी और वरुणा के संगम से शुरू होती है, पूरे वरुणावत पर्वत की परिक्रमा करती है और फिर भागीरथी और अस्सी गंगा के संगम पर खत्म होती है। ये यात्रा ठीक उसी भौगोलिक खाके को नापती है जो उत्तरकाशी को उत्तर की काशी बनाता है। कमाल है। ये तो जैसे पूरे शहर की आरती उतारना हो। अब इस शानदार भूगोल और संस्कृति के साथ यहाँ की जैव विविधता को भी जोड़ते हैं। यहाँ 2 राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्यजीव विहार हैं। हाँ, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार। ये पार्क सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये हिम तेंदुए और दाढ़ी वाले गिद्ध जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर है। मतलब ये क्षेत्र सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से भी कितना अनमोल है। बिल्कुल, ये वो प्राचीन अछूता हिमालय है जिस पर ये सारी आध्यात्मिक कहानी लिखी गई है। और यही चुनौतीपूर्ण भूगोल और प्रकृति यहाँ के लोगों के चरित्र को भी गढ़ती है। स्रोतों में जाड़ भूटिया समुदाय का जिक्र है, जिनका लोसर मेला बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें वे आटे की होली खेलते हैं। और क्या ये महज एक संयोग है कि इसी धरती ने हमें बछेंद्री पाल जैसी शख्सियत दी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? उनका जन्म यहीं उत्तरकाशी में हुआ था। हाँ, 23 मई 1984 को उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का झंडा फहराया। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये एक बहुत शक्तिशाली कनेक्शन है, जिस भूमि के लोग सदियों से मुश्किल पहाड़ों और दर्रों को पार करते आए हैं। उसी भूमि की एक बेटी ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को पार कर लिया। उनकी कहानी इस क्षेत्र की अदम्य भावना का प्रतीक है। बिल्कुल, बछेंद्री पाल की उपलब्धि सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये उस पूरे क्षेत्र के लोगों के संघर्ष, साहस और प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते का शिखर है। तो आज हमने देखा कि उत्तरकाशी सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि वाकई में एक अवधारणा है। उत्तर की काशी, एक ऐसी पहचान जिसे इसकी नदियों ने भौगोलिक रूप से, मंदिरों ने आध्यात्मिक रूप से और इसके इतिहास ने सांस्कृतिक रूप से घड़ा है। हमने बड़ाहट के बाजार से लेकर बछेंद्री पाल के एवरेस्ट तक का एक अद्भुत सफर तय किया। अंत में एक विचार, इन सभी स्रोतों से यह साफ है कि उत्तरकाशी की पहचान वाराणसी की छवि से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। यह एक सवाल खड़ा करता है, आज की इस लगातार बदलती दुनिया में कोई जगह अपनी इतनी मजबूत और प्राचीन पहचान कैसे बनाए रखती है? क्या ये सिर्फ रीति रिवाजों और कहानियों के सचेत संरक्षण से होता है, या फिर इसका राज उस परिदृश्य में ही छुपा है? वे पहाड़ और नदियां जो हजारों सालों से लगभग अपरिवर्तित रही हैं और जो हर पीढ़ी को वही पुरानी कहानियां सुनाती रहती हैं।